कभी सोचा है वो जोर की गड़गड़ाहट, जमीन का कांपना और फिर धुएं और आग का वो बड़ा सा गुबार जो आसमान में जाता है, वो नजारा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की ताकत का, रॉकेट लॉन्च। और आज हमारी बातचीत इसी कमाल की तकनीक पर है, भारत के अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। हम इसरो के नेतृत्व में भारत ने कैसे ये जबरदस्त तकनीक खुद बनाई, इसकी पूरी कहानी समझेंगे। हाँ, तो ये जो जानकारी है ये हमने कुछ दस्तावेजों और तस्वीरों से ली है और ये भारत के अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स पर ही फोकस करते हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, भारत की लॉन्च व्हीकल क्षमता कैसे बढ़ी, मतलब शुरू के छोटे कदमों से लेकर आज के ताकतवर रॉकेट्स और जो भविष्य में आने वाला है उस तक का सफर। ये काम कैसे करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? भारत का लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, इसकी नींव तो 1980 में पड़ी SLV के साथ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला था, है ना? और फिर इसके बाद आया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो शुरुआती दिन थे। बिल्कुल। SLV और ASLV ये भारत के अंतरिक्ष सफर में बहुत बड़े मील के पत्थर थे। मतलब ये वो पहली कोशिशें थीं जिनसे भारत को ये हिम्मत और काबिलियत मिली कि वो अपने सैटेलाइट्स को खुद अंतरिक्ष की कक्षा में भेज सकता है। आत्मनिर्भरता की तरफ ये पहले पर बहुत जरूरी कदम थे। अगर SLV-3 की बात करें तो जैसा तस्वीरों में भी है, ये करीब 22 मीटर ऊंचा था, वजन कोई 17 टन, और ये 40 किलोग्राम के छोटे पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब लियो तक ले जा सकता था। ये पूरा सॉलिड फ्यूल वाला 4 स्टेज का रॉकेट था। अच्छा, 40 किलो आज के हिसाब से तो बहुत कम लगता है। हाँ, आज के हिसाब से कम है, पर तब ये बहुत बड़ी बात थी। फिर आया ASLV। इसको थोड़ा ज्यादा वजन, मतलब करीब 150 किलो तक का पेलोड लियो तक ले जाने के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई थी 30.5 मीटर और वजन करीब 39 टन। दिलचस्प बात यह है कि ASLV के जो शुरू के लॉन्च थे वो कामयाब नहीं हुए थे। ओहो, तो मुश्किलें भी आईं। हाँ बिल्कुल। पर स्पेस साइंस में तो ऐसा होता ही है, असफलताएं भी सिखाती हैं। ASLV ने ही हमें कई जरूरी चीजें सीखने और सुधारने का मौका दिया, जैसे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का इस्तेमाल। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स मतलब वो साइड में जो छोटे रॉकेट लगे होते हैं? हाँ वही, मुख्य रॉकेट के साथ छोटे रॉकेट जोड़कर ज्यादा ताकत देना। तो इन्हीं सब सीखों से आगे चलकर PSLV और GSLV जैसे ज्यादा कामयाब रॉकेट्स की राह बनी। ये बात तो है, मतलब शुरुआती मुश्किलों ने असल में आगे का रास्ता बनाया। तो ASLV से सबक लेकर 90 के दशक में आया भारत का असली वर्कहॉर्स PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है और आज तक काम कर रहा है। इसकी कामयाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। सुना है इसने विदेशी सैटेलाइट्स भी खूब लॉन्च किए हैं। हाँ, PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद साथी कहना बिल्कुल सही है। इसका मुख्य काम है सैटेलाइट्स को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में, मतलब SSPO में डालना। SSPO ये क्या होती हैं? ये ऐसी कक्षाएं हैं जो पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाती हैं कि वो हमेशा सूरज के सामने एक ही एंगल पर रहते हैं। ये उन सैटेलाइट्स के लिए बहुत अच्छा है जो पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं या निगरानी करते हैं। PSLV करीब 1750 किलो वजन वाले सैटेलाइट को 600 किलोमीटर ऊंची SSPO तक आराम से पहुंचा देता है। अच्छा, और इसकी बनावट में क्या खास है? इसकी बनावट इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है, पर इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल, जो शुरू में जबरदस्त ताकत देता है, और दूसरे और चौथे स्टेज में लिक्विड फ्यूल। इससे उड़ान के दौरान रॉकेट को कंट्रोल करना, उसकी दिशा बदलना आसान हो जाता है। इसी सॉलिड और लिक्विड के मिक्स ने PSLV को इतना भरोसेमंद और वर्सेटाइल बनाया है। अच्छा, तो इस सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन इसकी सफलता का एक राज है। और इसका एक एक्सेल वर्जन भी है ना? वो क्या चीज है? हाँ बिल्कुल। जब और ज्यादा पेलोड ले जाने की जरूरत पड़ी तो PSLV XL बनाया गया। इसमें मुख्य रॉकेट के साथ 6 एक्स्ट्रा सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, मतलब बूस्टर, जोड़े जाते हैं। इससे और ज्यादा पावर मिलती है। तस्वीरों के हिसाब से देखें तो PSLV XL 44 मीटर ऊंचा है, वजन 320 टन, और ये 1860 किलो तक SSPO में या 1300 किलो तक सब GTO तक ले जा सकता है। और इसकी कामयाबी की दर वो तो कमाल की बताई जाती है। हाँ, लाजवाब है। फरवरी 2022 तक के आंकड़े देखें तो 54 मिशनों में से 51 पूरी तरह सफल। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के कुछ सबसे बड़े, सबसे यादगार मिशन, जैसे चंद्रयान-1 जिसने चांद पर पानी खोजा, हाँ वो तो ऐतिहासिक था, और मंगलयान जिसने भारत को पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया, दुनिया में पहला देश।
ये दोनों ऐतिहासिक मिशन PSLV में ही किए। इसने ना सिर्फ भारत की स्पेस कैपेबिलिटी साबित की, बल्कि दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत को एक भरोसेमंद और किफायती प्लेयर बना दिया। वाकई PSLV की कहानी तो शानदार है। एक भरोसेमंद साथी जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हेवी लिफ्टर की। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका काम है भारी सैटेलाइट्स, खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बहुत ऊंची कक्षा GTO तक ले जाना। जी हाँ, बिल्कुल। GSLV का मेन काम है भारी सैटेलाइट्स, जिनका वजन कई हजार किलो तक हो सकता है, उन्हें GTO में पहुंचाना। ये ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। 36,000 किलोमीटर, बहुत दूर। हाँ, वहां सैटेलाइट पृथ्वी के घूमने की स्पीड के साथ घूमता है, तो जमीन से देखने पर लगता है कि एक ही जगह पर है। ये कम्युनिकेशंस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम की निगरानी, इन सब सैटेलाइट्स के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन GSLV को बनाना आसान नहीं था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज, मतलब CUS बनाना। हाँ, ये क्रायोजेनिक तकनीक सुना है बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? भारत के लिए ये इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मानी जाती है? देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल बहुत ठंडे तापमान पर इस्तेमाल होता है। मतलब तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर और तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर। बाप रे, इतना ठंडा? जी, ये फ्यूल बहुत हल्के होते हैं और जलने पर जबरदस्त ताकत देते हैं। भारी सैटेलाइट्स को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए यही चाहिए। लेकिन इतने कम तापमान पर फ्यूल को संभालना, इंजन चलाना, उसे कंट्रोल करना, ये इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। तो जब भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज सफलतापूर्वक बना लिया, तो ये न केवल आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, बल्कि इसने भारत को भारी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों के एलीट क्लब में पहुंचा दिया। सही कहा। तो GSLV के भी अलग-अलग वर्जन्स हैं? हाँ, इसके भी कई संस्करण बने। GSLV MK1 में शुरू में रूस का क्रायोजेनिक स्टेज था। फिर आया GSLV MK2, जिसमें पहली बार भारत का अपना बनाया हुआ क्रायोजेनिक अपर स्टेज लगा। और फिर आया सबसे ताकतवर GSLV MK3, जिसका नाम अब बदलकर LVM3 कर दिया गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LVM3? ये तो काफी चर्चा में रहता है। जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो GSLV MK2 49 मीटर ऊंचा, 414 टन वजनी है और 2200 किलो तक GTO में ले जा सकता है। वहीं LVM3 तो असली बाहुबली है, 43.43 मीटर ऊंचा पर वजन 640 टन, और ये 4000 किलो तक का पेलोड GTO तक या फिर 10,000 किलो मतलब 10 टन LEO तक ले जा सकता है। 10 टन? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, LVM3 भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसी ने चंद्रयान 2 जैसे भारी मिशन को लॉन्च किया था, और यही रॉकेट भविष्य में भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो SLV से LVM3 तक का ये सफर तो वाकई कमाल का है। छोटे से पेलोड से लेकर 10 टन तक ले जाने की क्षमता। लेकिन आजकल तो छोटे सैटेलाइट्स का जमाना है, उसके लिए क्या है भारत के पास? बिल्कुल सही सवाल। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने बनाया है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह हमारे लॉन्च व्हीकल परिवार का सबसे नया मेंबर है। इसका खास मकसद है छोटे सैटेलाइट्स, नैनो या माइक्रो सैटेलाइट्स, जिनका वजन कुछ किलो से लेकर 500 किलो तक हो सकता है, उनके लिए एक डेडिकेटेड लॉन्च व्हीकल देना। आजकल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब कामों के लिए ऐसे छोटे सैटेलाइट्स की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। तो SSLV का क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटी। मतलब इससे बहुत कम समय में तैयार करके लॉन्च किया जा सकता है, शायद कुछ हफ्तों या दिनों में ही। ये PSLV या GSLV जैसे बड़े रॉकेट्स की तुलना में सस्ता भी पड़ता है। इससे जो छोटी कंपनियां या यूनिवर्सिटीज अपने सैटेलाइट बनाती हैं, उन्हें लॉन्च के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और खर्च भी कम आता है। ये भारत को तेजी से बढ़ते छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। अच्छा, तो बड़े रॉकेट्स के साथ साथ छोटे और फुर्तीले रॉकेट्स भी अब हमारी लिस्ट में है? हाँ, अब भविष्य की बात करें तो एक और चीज दिमाग में आती है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ऐसे रॉकेट जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। क्या यह सच में हो सकता है कि रॉकेट किसी प्लेन की तरह वापस लैंड कर जाए? भारत का RLV-TD प्रोग्राम इसी पर है शायद। हाँ, ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। RLV-TD
मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये अभी पूरी तरह से काम करने वाला रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है। इससे उन ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट किया जा रहा है जो भविष्य में पूरी तरह से रीयूजेबल टू स्टेज टू ऑर्बिट यानी TSTO लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए चाहिए होंगी। इसका मुख्य लक्ष्य है लॉन्च की कीमत को बहुत बहुत ज़्यादा कम करना। हाँ, वो तो बड़ी बात होगी। सोचिए, अगर रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा जैसे इंजन और कंट्रोल सिस्टम हर लॉन्च के बाद फेंकना ना पड़े, उसे वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल कर सकें, तो स्पेस में जाना कितना सस्ता हो जाएगा। तो RLV-TD में क्या क्या टेस्ट हो रहा है? RLV-TD प्रोग्राम में 6 अहम प्रयोग प्लान किए गए हैं, जैसे HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, मतलब आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ने का टेस्ट। फिर लेक्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, रॉकेट को किसी हवाई पट्टी पर प्लेन की तरह ऑटोमेटिकली उतारने का टेस्ट। और RX रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और SPEX स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें हवा से ऑक्सीजन लेकर चलने वाले इंजन का टेस्ट होगा। इनमें से HEX प्रयोग मई 2016 में सफलतापूर्वक हो चुका है। अच्छा, वो हो चुका है। हाँ, उसमें एक पंखों वाले प्रोटोटाइप यान को बूस्टर रॉकेट से करीब 6.5 किलोमीटर ऊपर ले गए। वहां उसने हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ी, फिर वापस वायुमंडल में आया और बंगाल की खाड़ी में तय जगह पर सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। स्रोत में जो RLV-TD का उड़ान पथ दिखाया गया है, वो इसी सफल प्रयोग का है। यह भविष्य की सस्ती स्पेस फ्लाइट्स की दिशा में एक बहुत ही एक्साइटिंग कदम है। ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, ये जो सारे अलग-अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV और भविष्य का RLV, इनके पीछे की जो तकनीक है वो तो जाहिर है बहुत जटिल होगी। अगर आसान भाषा में समझना हो तो एक लॉन्च व्हीकल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है? देखिए, मोटे तौर पर समझे तो एक मल्टी स्टेज रॉकेट कई हिस्सों या स्टेजेस में बटा होता है, जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं। हर स्टेज का अपना इंजन और अपना फ्यूल यानी प्रोपेलेंट होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, जिस स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, वो स्टेज रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। इससे रॉकेट हल्का होता जाता है और तेजी से ऊपर जा पाता है। फ्यूल, जैसा हमने बात की, कई तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। आमतौर पर सॉलिड फ्यूल शुरू में जबरदस्त ताकत देते हैं, जबकि लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन बाद की स्टेजेस में ज्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी देते हैं। इनके अलावा रॉकेट में बहुत सटीक नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जो उसे सही रास्ते पर रखते हैं और सैटेलाइट को ठीक उसकी मंजिल मतलब ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। और हाँ, इन बड़ी मशीनों को स्पेस में भेजने के लिए जमीन पर भी बहुत कुछ चाहिए, मजबूत लॉन्च पैड, असेंबली बिल्डिंग, ट्रैकिंग स्टेशन वगैरह। तकनीक, इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? हम क्या हासिल करते हैं इससे? इसका असर बहुत गहरा है, शायद हम उतना सोचते भी नहीं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन। हम जो टीवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, हाँ, ये सब तो रोज की जरूरत है। ये सब मुमकिन होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से, जिन्हें GSLV जैसे रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। फिर है अर्थ ऑब्जर्वेशन, मौसम का अनुमान लगाना, बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं की पहले से जानकारी देना, राहत के कामों में मदद करना, खेती की पैदावार का अंदाजा लगाना, शहर कैसे बन रहे हैं ये देखना, जमीन के नीचे मिनरल्स ढूंढना, ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स करते हैं, जिन्हें अक्सर PSLV लॉन्च करता है। सही बात है। इसके अलावा नेविगेशन जैसे GPS या भारत का अपना नेविक, ये सब सैटेलाइट्स के नेटवर्क पे ही चलते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। मौसम विज्ञान के लिए खास सैटेलाइट्स मौसम पर नजर रखते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्स के राज खोलने के लिए स्पेस में भेजी गई टेलीस्कोप्स या दूसरे ग्रहों पर भेजे गए यान जैसे चंद्रयान, मंगलयान, ये सब इन्हीं रॉकेट से तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी के लिए भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। और इसका कोई कमर्शियल एंगल भी है, मतलब क्या भारत दूसरों के लिए भी लॉन्च करता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक और अहम पहलू है। भारत अब अपने भरोसेमंद रॉकेट्स, खासकर PSLV और अब LVM-3 का इस्तेमाल करके दूसरे देशों और प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेजता है। इससे न सिर्फ भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है, बल्कि दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी की साख भी बढ़ती है। लेकिन ये सब करना आसान बिल्कुल नहीं है। रॉकेट लॉन्च में बहुत चुनौतियां हैं। जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी और हवा की खिंचाव को पार करना, हजारों किलोमीटर दूर ऑर्बिट में एकदम सटीक निशाना लगाना, और लॉन्च के समय जो भयंकर गर्मी, दबाव और कंपन होता है, उसे झेल सकने वाले रॉकेट बनाना।
ये सब टॉप लेवल की इंजीनियरिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन मांगता है। तो कुल मिला के देखें तो भारत ने 1980 के दशक के साधारण SLV से शुरू करके आज के बाहुबली LVM3 और भविष्य के रीयूजेबल RLV तक का एक अविश्वसनीय सफर तय किया है।